तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम लाइन टू लाइन इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देखेंगे। तो बोर का जो हाइड्रोजन एटम के लिए पोस्टुलेट्स हैं, उसमें पहली बात उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी वाले पाथ में ही रिवॉल्व करता है। दो वर्ड यहाँ पे उन्होंने कीवर्ड आपके लिए हैं। एक तो क्या बोला, मैंने बोला कि रेडियस क्या है, फिक्स है, और एनर्जी भी क्या है, फिक्स है, और ये सर्कुलर पाथ है। और इसके लिए एक और वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इस ऑर्बिट के लिए, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। These orbits are arranged concentrically around the nucleus। तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं या स्टेशनरी स्टेट्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, ये कंसेंट्रिक होंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए कुछ नई बात यहाँ पे नहीं आई। फिर इन्होंने क्या बोला, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये थोड़ी सी नई बात यहाँ पे हो गई कि हमने देखा था रदरफोर्ड के मॉडल में ये ड्रॉबैक था कि वहाँ पे जब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि या कोई चार्ज अगर बॉडी है, अगर वो रिवॉल्व कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एनर्जी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिट में। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, हाँ, अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया, यानी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को हीट किया तो उस ऑब्जेक्ट के एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करके हायर लेवल ऑफ एनर्जी में चले जाएंगे। और इसी तरीके से जब वापस से अपने जो ग्राउंड स्टेट है जब उसमें आएंगे तो वापस से एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहले पॉइंट में, ये जो हमने पहला पॉइंट देखा, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि यार ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी वाला एक सर्कुलर पाथ है। फिर दूसरे में क्या बताया गया, दूसरे में बताया गया कि यार जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, एनर्जी अगर हम एटम को देंगे तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से जब एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज भी होगी। लेकिन दोनों ही केस में जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं हो रहा है। यानी कि जब हम स्पेक्ट्रम में लाइंस देखते हैं तो सेपरेट लाइंस मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है। जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक जब इलेक्ट्रॉन, एक जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमने एनर्जी सेल्स बना दिए। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से इस एनर्जी लेवल से इसमें गया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये गेन करेगा, फिर जब वापस आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ, जितना इसने गेन किया था उतना ही रिलीज़ कर देगा। और अगर और हम हायर स्टेट में ले जाएंगे तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे वो गेन करेगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली एनर्जी गेन करते करते वो अगले हायर लेवल्स पे जा रहा है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए होगी। यानी कि यहाँ जाने के लिए अगर मान लें हम ये कि ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है, तो हम कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में जाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और सेकंड सेल में जाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का अगर रिक्वायरमेंट है, तो जितना भी अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, अभी हम देख लेंगे, डेरिवेशन इसका देखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो एनर्जी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये एक फिक्स एनर्जी होगी। अगर इतना एनर्जी हम देते हैं और सोचते हैं कि बीच में कहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, फिर उन्होंने और क्या बात बताई, फिर अगली बात जो बताई वो ये कि अपने को पता है एनर्जी के लिए फॉर्मूला E=h/μ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ=E/h। ठीक, ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया, एनर्जी, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब इसी फॉर्मूले से, ये जो आप देख रहे हैं, इसी फॉर्मूले से हम इस तरीके से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किसके लिए? ये तब के लिए है जब ये हो गया न्यूक्लियस
और ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। तो भाई यहाँ अगर हम मान लें कि यहाँ एनर्जी का लेवल है E1 और यहाँ एनर्जी का लेवल है मान लीजिए E2, तो इलेक्ट्रॉन E1 से जब E2 में जाएगा तो जितना उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज़ डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा ई जो है इसी यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एच, या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि यार देखो आप फ्रिक्वेंसी को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, और ये जो एक्सप्रेशन है इसे बोलते हैं बोर्स फ्रिक्वेंसी रूल। इसे क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रिक्वेंसी रूल्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि यार जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि एक नॉर्मल केवल मोमेंटम वर्ड आपने सुना है 9th क्लास में, और वो जो मोमेंटम था उसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। जब लीनियर मोशन होगा तो उसमें जो मोमेंटम जनरेट होगा वो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है P इज इक्वल टू एम वी। हम लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो इसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब ये दोनों चीज़ क्या होती है डिटेल में इसको आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, आप तो बस केवल फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा आई इंटू ओमेगा, इसको ओमेगा बोलेंगे। तो आई इज इक्वल टू आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी बाई आर। अब इन दोनों को अब जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा अपना क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो अभी अपने को केमिस्ट्री में केवल ये याद रखना है कि हाँ एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है एम वी आर। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू वी बाई आर कैसे आ गई, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, आप वहाँ इसको देखना। ठीक, तो अभी हमने एंगुलर मोमेंटम देखा कि यार एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर होता है। और अब ये क्या कह रहे हैं कि यार एंगुलर मोमेंटम जो है ना, एंगुलर मोमेंटम यानी कि ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें कुछ न कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, इस इलेक्ट्रॉन में भी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। और भाई ये जो एंगुलर मोमेंटम है इनकी वैल्यू भी फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये किसके मल्टीपल में रहेगी, h बाई टू पाई। किसके मल्टीपल में, h बाई टू पाई। अब ये कैसे आ गया इसको जरा देखते हैं। ये जो h बाई टू पाई आया ये कैसे आया इसको समझिए। देखिए हम यहाँ पे डेरिवेशन देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम का। तो देखिए अपने को पता है कि यार E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन अपने को पता है, और E इज इक्वल टू एच म्यू, ये भी हमने देखा हुआ है। तो ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा। ठीक, अब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो हमने म्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा कर दिया। ठीक, अच्छा भाई इसके बाद ये सी से सी कैंसिल कर दिया, ये सी और ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, एम सी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब आप लैम्डा को इस तरफ ले जाओ और एम सी को इधर ले आओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पे वी भी कर सकते हैं क्योंकि स्पीड है तो इसको वी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है भाई, चलिए अब इधर देखिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक पाथ बना रखा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, तो भाई ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, और इतना छोटा पार्टिकल जो है जब इसमें मोशन होता है तो इसका मोशन वेव लाइक होता है। कैसा होता है, वेव की तरह होता है।
तो जितना छोटा पार्टिकल होगा, मास ऑब्जेक्ट का जितना ही कम होगा और स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, तो उसका जो पाथ है उसमें वेव नेचर उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। क्या बोला मैंने कहा कि मास होना चाहिए बहुत कम, स्पीड होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, तब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन ना मूवमेंट करता हुआ वेव लाइक करता है, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये मान लो ऐसा ही हो गया कि अगर बाइक का स्पीड बहुत तेज़ कर दे तो फिर कुछ इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे उसमें ये वेवरिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आगे वाला कॉन्सेप्ट है। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ बना रखा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का हमने एक ये जस्ट हाइपोथेटिकल हमने पाथ ऐसे बना दिया कि मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो अब ध्यान से समझिए यार, जब इलेक्ट्रॉन का इस मूवमेंट को आप देखोगे तो यहाँ से वेव जनरेट हो रही है। देखिए यहाँ से मान लीजिए ये, इसको नंबर 1 कर देते हैं, 1 है ना, पॉइंट 1 से वेव जनरेट हो रही है, ये हाफ वेव हुई और फिर ये ऊपर ये कंप्लीट हो गई। तो आपने देखा कि पॉइंट नंबर 1 से वेव जनरेट हुई और यहाँ तक जा कर के एक पूरा वेव कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा। एक वेव कंप्लीट करने में जितना लेंथ होगा दैट इज़ लैम्डा। अच्छा, फिर नंबर 2 से नंबर 3 तक जाने में फिर एक वेव कंप्लीट हो रही, अगेन लैम्डा। और नंबर 3 से नंबर 1 तक जाने में फिर से एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही, लैम्डा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपने कितने लैम्डा देख लिए, 3 लैम्डा देख लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 वेव दिखा रखी हैं एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, तो अब इसी तरीके से बहुत सारी वेव्स भी हो सकती हैं। अगर मैं इसका जो पाथ है अगर मैं इस तरीके से बना दूँ ये इतना, तो इसमें बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं इस तरह से। तो हम कहेंगे कि यार जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, उसको हम कैसा लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एन। अब एन क्या है, ये नंबर ऑफ वेवलेंथ है, नंबर ऑफ कि कितनी बार जो है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी वेव्स कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अपने को इतनी जितनी हमने बातें की इसमें ये बात समझ में आई कि 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ठीक, अच्छा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है, अभी देखा हमने, है ना। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पास हम पुट कर देंगे इस वाली जगह पे। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये हमने यहाँ रख दिया। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या आ गया, ये जो एम वी है और ये जो आर है इनको एक साथ कर देते हैं और 2 पाई को यहाँ ला देते हैं नीचे, तो हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। और एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो हमने इतनी बात करके यहाँ पे जो पूरा डिस्कशन देखा, इस डिस्कशन में एंगुलर मोमेंटम का हमने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया जो कि किसकी टर्म्स में है, पाई और एच की टर्म्स में। ठीक है भाई, तो ये एंगुलर मोमेंटम की जो हम बात कर रहे थे, तो यही बोर कह रहे हैं कि देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी पाथ के लिए, वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो फर्स्ट सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच बाई 2 पाई। सेकेंड सेल के लिए अगर हम कहें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, तो एन की जगह क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2h बाई 2 पाई, यानी कि h बाई पाई हो गया। अगर हम कहें थर्ड सेल में कितना होगा, तो n की वैल्यू कितना रखेंगे, वहाँ पे 3 रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3h बाई 2 पाई। ठीक है भाई, चलिए, तो इस बात से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यार एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। क्या बोला हमने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पाथ में मूवमेंट कर सकते हैं, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसका क्या एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हम कहें कि यार एक इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, मान लीजिए हमने कहा कि इतनी है 1.5 है ना, 1.5 h बाई 2 पाई है, इतनी है। तो क्या क्या इस तरह का कोई ऑर्बिट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 आ रही है। ठीक है ना, तो ये ठीक नहीं है।
h/2 के क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब यही हो गया कि फिक्स वैल्यू हो गई। रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन आपको बता रखा मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी सेल में जाता है तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। देयरफॉर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट्स व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो मैक्सवेल का जो थ्योरी था, मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उसमें क्या था, उसमें ये था कि यार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उसमें उनका नेचर कैसा होता है, वेव लाइक नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वेव लाइक अगर नेचर है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी होगी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है ना। एक फिक्स वैल्यूज़ हैं, एक फर्स्ट सेल के लिए एक फिक्स वैल्यू, सेकंड सेल के लिए एक फिक्स वैल्यू, थर्ड सेल के लिए एक फिक्स वैल्यू, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन है। अच्छा, अब जो भी ऊपर हमने 4 पॉइंट देखे इनको एक बार फिर से समराइज करते हैं। देखिए पहली बात क्या बोली गई, पहली बात बोली गई बोर की थ्योरी में हाइड्रोजन के लिए कि देखो जो एनर्जी सेल्स हैं उनका रेडियस होता है फिक्स और एनर्जी होती है फिक्स, ठीक है भाई। इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलेंगे या स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि भाई जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। हाँ, अगर हम हीट करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा और एनर्जी रिलीज भी होगी, ठीक है। और जो एनर्जी चेंज होगा वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा, एनर्जी चेंज कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बात बोली, थर्ड पॉइंट में बोला कि देखो जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी के लिए कितना जो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का एब्जॉर्व किया गया है या फिर जो एमिट किया गया है, जो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का एब्जॉर्व किया गया या एमिट किया गया उसके लिए फॉर्मूला इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, E=h म्यू से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। और इसको क्या बोला गया, बोर्स फ्रिक्वेंसी रूल। और थर्ड पॉइंट क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। तो इस तरीके से कीवर्ड्स की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो फोर्थ वाले में क्या बोला जा रहा है, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, थर्ड में बोला जा रहा है कि यार फ्रिक्वेंसी, कौन सी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्व की गई है और कितनी फ्रिक्वेंसी रिलीज की गई, उसके लिए फॉर्मूला है μ=ΔE/h, ठीक है। ये थर्ड वाले में हो गया। और सेकंड में क्या बात बोली, सेकंड में बोली कि एनर्जी जो है, एनर्जी फिक्स रहेगी, है ना, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्व अगर कर लिया तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा या वहाँ से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, अदरवाइज फिक्स रहेगी। और अगली बात, पहली बात क्या बोली, ऑर्बिट वाली बात बताई। तो ये तो हो गई बात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब देखिए इनमें से हमने जो बात अभी तक की है तो हम कुछ इनमें कंक्लूजन्स की बात कर सकते हैं, ठीक। देखिए द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर numbered 1 2 3, these integral number are known as प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 लेक्चर के बाद हम क्वांटम नंबर्स पे बात करने वाले हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, ठीक है। तो n तो वही है, n से क्या पता चल रहा है, 1 2 3 किस सेल में है। अच्छा, अब द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला दिया है एनसीईआरटी में, ये रेडियस के लिए, ठीक है। हम रेडियस के इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जो दूसरी रेफरेंस बुक है सब में लगभग दिया हुआ है। तो हम अब देखने वाले हैं रेडियस का डेरिवेशन, रेडियस का हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के राउंड, ठीक है भाई। तो अपने को पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के राउंड रिवॉल्व करती है तब उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है भाई।
अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है mv²/r, ये उसका फॉर्मूला होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। ठीक है भाई। अब जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है कि यार एक बॉडी अगर m1 मास की और एक बॉडी अगर m2 मास की और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स F = होता है Gm1m2/r²। तो जिस तरीके से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है उसी तरह से 12th में आपको बताया जाएगा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है भाई, Q1 और Q2 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हो तो उसके लिए भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये होता है F = K/Q1 Q2 /r²। ठीक है भाई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस चार्ज है और प्रोटॉन पे क्या है? प्लस चार्ज है। ये दोनों क्या हो गए? चार्ज पार्टिकल हो गए। और चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। और यही अट्रैक्शन फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो बात हमने कर ली, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में। जब अर्थ और सन वाला हम केस लेते हैं तो उस टाइम पे जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है भाई। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा सेंटर की तरफ ले जाने के लिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये 12th में आपको बताया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इस जो हमने यहाँ मॉडल बना रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, अब जैसे मान लीजिए कि प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? उतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है ना। अच्छा, तो कितना? यानी कि E। अच्छा, अब ये किस मॉडल की हम बात कर रहे हैं? मान लीजिए हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन होगा, है ना। अगर हीलियम की बात कर लेंगे तो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर लिथियम की बात कर लेंगे तो 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से सो ऑन, जो भी कोई भी आप एटम लेते हो तो कहने का मतलब है आप यहाँ 1 2 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो प्रोटॉन के चार्ज के लिए, वो किसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन, मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं है, लेकिन जो प्लस चार्ज हम दिखा रखे हैं यहाँ पे सारे प्रोटॉन शामिल हैं। क्या बोला मैंने? हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है अभी, एक इलेक्ट्रॉन का पूरे प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन। ठीक है। तो पूरे प्रोटॉन के चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ze से। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। और E क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज। तो हमें पता चला कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा Ze यानी प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में लग रहा है। एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं E से और दूसरे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं Ze से। ठीक है। अच्छा, E पे माइनस चार्ज है तो इसको -E से रिप्रेजेंट करेंगे और Ze में कोई माइनस चार्ज नहीं है तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। तो अब फाइनली जो इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए वो क्या बनेगी? कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में आप कैसे लिखा करते हो? आप लिखते हो कि F = Gm1m2/r²। तो G क्या है? ये कांस्टेंट होता है। तो ऐसे ही K यहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसे ही K यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है भाई। और जैसे M1 × M2 किया तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे Ze और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे -E। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Ze² आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? Ze²। यहाँ चार्ज इसका हटा देते हैं अभी, तो Kze² आ जाएगा। ठीक है भाई। और डिवाइडेड बाई जो रेडियस इनके बीच में है वो R है, R² आ गया। ठीक है। चलिए, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहाँ देखिए, हमें पता है, अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है वो क्या होता है? NH/2π के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम ऊपर बताया था ना कि h/2π के क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो वही इंटीग्रल मल्टीपल n से मल्टीप्लाई कर दिया, NH/2π। अच्छा भाई, अब देखना ध्यान से, v को आप लेफ्ट साइड रहने दो, बाकी m को और r को राइट साइड इधर ले आओ, तो m और r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, mr। ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये वेलोसिटी के लिए एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है इसी को पुट कर दिया जाए किसमें? यहाँ पे।
ये एम वी स्क्वायर बाई आर के जेड ये बना था। ये क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये वाला क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब हमें पता है कि वेलोसिटी का एक इक्वेशन ऐसे बनाया जा सकता है। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। ठीक, जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एम और आर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा सॉरी, एम और आर जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे, बाकी वी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रख दिए और स्क्वायर लगा दिए इसमें। ठीक, अच्छा भाई, और राइट हैंड साइड पे जो था वैसा ही लिख दिए। अब ये यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, ये जो है अब इसको आगे सारा कटपिट वाला मामला रहेगा, सब कुछ क्रॉस फोर्स सारी चीज़ें करेंगे। ऐसा करने के बाद रेडियस के लिए, ऐसा करने के बाद रेडियस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा भाई साहब, रेडियस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या है अपने पास। इस फॉर्मूले में h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। 4 तो कांस्टेंट है ही, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, कांस्टेंट है। k खुद कांस्टेंट अभी हमने बताया ही था। e क्या है, चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, तो n स्क्वायर के और z के अलावा सब कुछ, सारी वैल्यूज़ क्या है, फिक्स हैं। n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, और z क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये डिपेंड करता है किस एटम को हमने लिया है। तो ये दो वैल्यू बस क्या है, फिक्स नहीं है, बाकी सारी वैल्यू फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है भाई, तो उन सारे कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एन स्क्वायर जेड और बाई जेड को इसको अलग कर देते हैं। एन स्क्वायर बाई जेड अलग हो गया और बाकी सारे जो कांस्टेंट है सबकी वैल्यूज को पुट किया जाएगा और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। कितना आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो भाई इस वैल्यू को आर नॉट से हमने लिख दिया। किस तरह से लिख दिया, आर नॉट, और बाकी इधर आर है ही। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो इससे आप क्या बता सकते हो, इससे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ भाई, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल का रेडियस कितना होता है, आपका होगा सर आर इज इक्वल टू आर नॉट। फर्स्ट सेल के लिए एन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल के लिए आर इज इक्वल टू क्या है, आर नॉट, यानी कि फर्स्ट सेल का जो रेडियस है वो कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, हम कहें दूसरे सेल का बताओ, तो दूसरे सेल के लिए क्या करोगे, आर जैसा है वैसे रहेगा, आर नॉट, और एन स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर क्या होगा, 4, और जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है एटॉमिक नंबर। तो वैल्यू कितनी आ गई, जितना पहले आया था उसका 4 टाइम्स। ठीक है भाई, अब थर्ड सेल की अगर हम बोले रेडियस बताओ, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, और थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम चाहें तो किसी भी सेल हाइड्रोजन के सेल का या किसी भी एटम का जो रेडियस होगा सेल का वो बता सकते हैं। ठीक, तो ये अब आप इसको बस याद रखिए, किसको, ये r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यही यहाँ पे एनसीईआरटी में हमने यहीं से छोड़ा था। ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का जो बोर मॉडल है, उसके बाद और कौन कौन सी बातें हम उससे रिलेट करके समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने पहला पॉइंट तो ये समझा कि यार जो n होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, वो क्या बताती हैं, एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम आगे। दूसरी बात क्या है कि जो रेडियस होगी स्टेशनरी स्टेट की, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आप कहोगे यार इस फॉर्मूले में z कहाँ गया सर, अभी आपने यहाँ एन स्क्वायर बाई जेड लिखा था, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अदरवाइज हमको ऐसे सही तरीका तो यही है लिखने का, r इज इक्वल टू आर नॉट, उसके बाद एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोजन की बात की जा रही है, अंडरस्टूड है कि z इज इक्वल टू 1 होता है, तो नहीं लिखा यहाँ पे। तो भाई ये जो है, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने ध्यान से देखिए, आर नॉट का वैल्यू कितना लिया है, इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। जिसको हमने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया उसको एनसीईआरटी में किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए नॉट से, और ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 52.9 पिकोमीटर, 52.9, और हमने कितना लिया है, 53 एंगस्ट्रॉम। तो यार हमने एंगस्ट्रॉम में लिया है, ध्यान रखना, हमने ये लिखा है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हमने लिखा है, और एनसीईआरटी में क्या है 52.9 इंटू
10-12 मीटर। इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है भाई। अब देखिए, अब जो है तो ये हमने अभी रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, अब अगले, ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। तो देखिए भाई, किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो दो टाइप की एनर्जी का सम होगा, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये आपको 12th क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, बस अभी के लिए तो आप ऐसे ही देख लो। अब टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, अब अपने को पता है कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी हम ऊपर देख चुके हैं, इस तरीके से होता है। ठीक, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये होता है। दोनों में आर को हम अगर कैंसिल कर दें तो उसके बाद बचता है mv², और इस तरफ बचता है kZe²/r। ठीक है भाई। अब दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी इसमें क्या कर दिया, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। ठीक है भाई, तो क्या बन गया, हाफ mv² बन गया। ठीक है, हाफ mv², तो हाफ mv² इक्वल टू हाफ kZe²/r। अब ये वाला जो हाफ mv² है इसकी वैल्यू को पुट कर देना है इस वाली जगह पे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये जो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, ये तो एज इट इज़, ये आ गई एज इट इज़। ठीक, और यहाँ पे इस वाली जगह पे हम इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली। तो जब ऐसा करेंगे तो अब जो टोटल एनर्जी बन जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी, हाफ और बाकी ये। तो यार हाफ -1 अगर करते हैं तो कितना आता है, -12 आता है। हाफ माइनस, क्योंकि देखो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हाफ -1 कर रहे हैं, तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो ये हमने -1/2 कर दिया, -1/2 ये। ठीक है भाई, और बाकी का जो बचा हुआ वो ये रहा। अब देखिए रेडियस का अभी हमने फॉर्मूला ये वाला डिराइव किया था, ये रेडियस का फॉर्मूला है। तो ये जो रेडियस का फॉर्मूला है इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे उसके बाद सारा कुछ मैथमेटिकल जो है अपना मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें करेंगे, कैंसिल वैंसिल करेंगे, फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, एनर्जी का माइनस में ये वाला इक्वेशन आएगा। ठीक, इसमें से 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, के की वैल्यू, के जो है कांस्टेंट ही है, और के का जो वैल्यू है ये हमने यहाँ बता रखा है, ये के का ये वैल्यू होता है। ठीक, तो ये आपको 12th क्लास में बताया जाएगा। और आगे देखें तो हम बात कर रहे थे क्या क्या कांस्टेंट है, एच बी क्या है, कांस्टेंट है। तो सारी चीज़ें देखिए कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट्स को हम इनका वैल्यू निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हम इस एनर्जी के ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो जितने भी कांस्टेंट्स थे इतना आएगा, -13.6। ठीक, और अगर हम किलो जूल पर मोल में ये एक्सप्रेस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -1312। ठीक है, अगर हम जूल पर एटम में लिखते हैं तो ये आ जाएगा -21.8 × 10⁻⁻19। तो ये किसकी वैल्यू हमने आपको बताई, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बताई। भाई ये जो 3 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन बताए। भाई एनर्जी के लिए आप एक तो ये याद रखो कि एनर्जी, जैसे आपने रेडियस के लिए याद रखा कि भाई जो रेडियस है R = R0 n²/z, ये याद रखा आपने रेडियस का, अभी हमने फॉर्मूला देखा। तो इसी तरीके से एनर्जी के लिए आपको याद रखना है, एनर्जी
ई एन यानी nth सेल की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा ये माइनस पर रहेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना एनर्जी माइनस पर रहेगी। तो भाई ये जो है ध्यान रखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल है नीचे और ये क्या है ऊपर, ठीक है भाई। तो अब ये तीन फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रहेगा वैल्यू, और किलो जूल में क्या रहेगा, और किलो जूल पर मोल में क्या रहेगा, और किलो जूल जूल पर एटम में कितना रहेगा। तीन वैल्यूज़ ये आपको याद करनी होंगी। हम इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बार बार जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की ही अगर बात करें, ठीक, तो देखिए कितना है एनर्जी 13.6, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हमारा फोर्थ सेल है, ये हमारा थर्ड है, ये सेकंड और ये जो है फर्स्ट है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हम बात अगर हाइड्रोजन की कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू तो क्या होगी 1 होगी, बस एन की जगह पे हमको वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो देखिए फर्स्ट सेल की अगर बात करेंगे तो एन की जगह तो 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लिख देते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। सेकेंड सेल के लिए क्या होगा, तो ये -13.6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सेकेंड सेल के लिए क्या करते हैं एन स्क्वायर करते हैं, ये देखिए तो सेकेंड सेल के एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, तो इसको 4 से डिवाइड करना, तो ये देखिए कितना आएगा 3.4 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट में कितना है -13.6, दूसरे में कितना है -3.4। अब देखिए थर्ड वाले में देखना है अपने को, तो उसके लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो 13.6 डिवाइडेड बाई थर्ड सेल की है तो 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 आ जाएगा। अब 9 से डिवाइड करिए तो ये आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए यार 13 और 3 में जो डिफरेंस है, 13.6 और 3.4 में जो डिफरेंस है वो कितना है, लगभग 10.2 का। तो ये डिफरेंस देखिए इतना कितने का हुआ 10.2 का, ठीक। फिर 3.4 और 1.5 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो ये लगभग हुआ 1.9 का, कितना हुआ लगभग 1.9। तो आप अगर 10 को इतने से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 1.9 कितना होगा, कम ही होगा 1.9, ठीक है। फिर इसके बाद एक मिनट, फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच का डिफरेंस अगर बात करें तो फोर्थ को निकाल ही लेते हैं -13.6 डिवाइड बाई 16। तो आप देख रहे हो 13.6 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आने वाली है ना। इसको देख लेना कितना आएगा, 1 से कम आएगा। तो भाई अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, वो भी लगभग 1 से कुछ कम आ रहा है। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है एनर्जी का वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर मैं एनर्जी के लिए अगर मैं एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। मान लीजिए ये फर्स्ट सेल के लिए है, फिर ये सेकंड सेल का ऐसे बनेगा, फिर थर्ड सेल का कम हो जाएगा, फिर फोर्थ सेल का थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट सेल में जब जाओगे तो ये थोड़ा सा और आपको कम दिखाना होगा। फिर और अगर आप बनाते हो तो इसको और इससे भी थोड़ा सा कम दिखाना होगा, फिर और जब आप दिखाओगे तो इससे भी थोड़ा सा कम दिखाना होगा डिफरेंस। तो आप देखिए इस तरीके से एनर्जी लेवल का जो डायग्राम होगा इस तरीके से, पहले एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा काफ़ी ज़्यादा, फिर यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, यहाँ देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ थोड़ा और कम हुआ, यहाँ और भी कम हुआ, और ये कम होता जा रहा है, ठीक। एक बात और समझिए, हम जैसे जैसे हम एनर्जी सेल्स बढ़ा रहे हैं
ऑर्बिट बढ़ा रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो कम नेगेटिव हो रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि बताइए बताइए एनर्जी फर्स्ट सेल में ज़्यादा है या फिफ्थ सेल में ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो हम कहेंगे फिफ्थ सेल में ज़्यादा है, और ऐसा होना भी चाहिए। हायर एनर्जी लेवल हम जब बोलते हैं, जो आउटर ऑर्बिट है उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा ही दिख रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए फिर अगर हम इनफाइनाइट सेल की बात करें, जैसे फर्स्ट सेल के लिए आप बता दिए, सेकंड सेल के लिए बता दिए, थर्ड सेल के लिए आपने एनर्जी बताया, तो इसी तरह से मैं कहूँ कि भाई इनफाइनाइट के लिए एनर्जी कितना होगा, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एन स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या पता चला, इसका ये मतलब पता चला कि यार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना दूर हो, इतना दूर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस में हो, तब उस टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, एनर्जी लेवल कितना होता है, 0 होता है। ठीक। और जब वो वहाँ से न्यूक्लियस की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। भाई हमने यही ना देखा था अभी कि जैसे ये प्रोटॉन है और ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो जब लोअर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन अपने से लोअर ऑर्बिट में गिरता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अब मान लीजिए कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, उस टाइम पे उसका एनर्जी 0 है। अब वो वहाँ से थोड़ा नीचे गिर रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो 0 इसके पास पहले से एनर्जी थी, तो अब और अगर एनर्जी रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो बस इसीलिए हम जो एनर्जी लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। और जितना जितना वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उतना उतना उसका एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है भाई। तो अभी हमने जो एनर्जी है उसका हमने डेरिवेशन देख लिया। तो हमने 2 डेरिवेशन देखे, एक देखा रेडियस का डेरिवेशन और एक देखा एनर्जी का डेरिवेशन, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं वापस से हम एनसीईआरटी की लाइन पे। तो हमने देखा कि भाई एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे इन्होंने z नहीं लिया है क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो z की वैल्यू 1 होगी। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट जो हम आपको बोल रहे थे याद रखने के लिए, कि याद रखना है क्या, कि 13.6 है, -1312 है, या -21.8 है, जो ये याद रखना है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब 2 मिनट रुकिए जरा, राजेश सर का कॉल आ गया, बात करेंगे। यस सर, नमस्ते।
तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का, तो इसमें ये जो कांस्टेंट आया करता है इसको क्या बोलते हैं, रेडिबर्ग कांस्टेंट। और जूल में देखिए इसका वैल्यू कितना है, 2.18 इंटू 10⁻−18। तो अगर हम सॉरी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे एनर्जी की बात करें तो ये आ जाएगी, और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और सेकंड सेल में n का वैल्यू 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा था फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना आ रहा था, तो उसी तरीके से आप जूल में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस देखा था वैसे ही यहाँ पे जूल का भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। When electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, फ्री रहता है। यानी कि कहाँ रहे, और फ्री कब रह सकता है, जब कहाँ रहे, बहुत दूर। कितना दूर, इनफाइनाइट। तब उसका एनर्जी जो है वो कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है, तब 0 लिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस टाइम पे इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वही जो अभी बताया आपको। एंड इज कॉल्ड इट्स आयोनाइज्ड एंड इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि इस वो हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन आसपास कहीं है ही नहीं, कहाँ चला गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में। ठीक, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस and is present in orbit n, the energy is emitted। यानी कि जब इनफाइनाइट से कहाँ पे आ जाएगा, nth ऑर्बिट पे आ जाएगा, कहीं पे भी, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस दौरान क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से न्यूक्लियस की तरफ आता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट से कहाँ पे आए, nth सेल पे आएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि when the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit and the energy is emitted। ठीक, फिर इन्होंने बता रखा है कि नेगेटिव जो है एनर्जी क्यों लेते हैं हाइड्रोजन का, इसका मतलब क्या है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज़ अ नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स। हमने जैसा कि अभी देखा। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन कन्वे? This negative sign means that the energy of the electron in the atom is lower than the energy of the free electron। माइनस एनर्जी का ये मतलब हुआ माइनस एनर्जी का ये मतलब हुआ कि ये प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है, कहाँ होता है फ्री स्टेट में, जब कहाँ चला जाए, बहुत दूर चला जाए। कितना दूर, इनफाइनाइट। ठीक है, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि आप अगर न्यूक्लियस के अराउंड कहीं सराउंडिंग में कहीं भी हो तो भाई इसके कंपैरिजन में यहाँ एनर्जी क्या होगी, कम रहेगी, यहाँ एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ तो क्या चल रहा है, माइनस पे चल रहा है, और वहाँ कितना है, 0 है। तो 0 से कम, और 0 से अगर आप कम आना चाहोगे तो 0 से कम क्या होता है, माइनस होता है। तो वही ये बात बता रहे हैं कि द नेगेटिव साइन मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कितना, 0, तो उससे लोअर क्या होगा, माइनस में होगा। अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनिटी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ 0। ये बता दिया आपको। मैथमेटिकली दिस करस्पॉन्ड्स टू सेटिंग n इक्वल टू इन्फिनिटी इन द इक्वेशन सो दैट ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। वही कि अगर आप इस फॉर्मूले में, ये जो फार्मूला एनर्जी का बता रखा है, इसमें n की वैल्यू अगर आप क्या कर दो, इन्फिनिटी रख दो, तो फिर ये ई एन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर क्या कह रहे हैं, एज द इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस ई एन बिकम्स लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मोर नेगेटिव। तो भाई जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की तरफ पास लेके जाओगे तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो वो क्या है, ज़्यादा नेगेटिव हो रही है वैल्यू, यानी कि कम हो रही है।
द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाई n इक्वल टू 1। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कहाँ पे होगी? फर्स्ट सेल में होगी, विच करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिट भी होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी एनर्जी कम होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब एनर्जी किसी भी स्पीसीज़ का, चाहे वो आयन हो या कंपाउंड कुछ भी हो, अगर एनर्जी कम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये नॉर्मल हम डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। डेली लाइफ में तो एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ के केमिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं? एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है भाई। और सबसे कम एनर्जी हमने कहाँ देखा, कहाँ होती है? फर्स्ट सेल में होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगी? फर्स्ट सेल में होगी। अच्छा, अब ये जो हमने ऊपर जितने भी इक्वेशंस आपको बताई हैं, चाहे वो रेडियस का हो चाहे एनर्जी का हो, ये सारे जो इक्वेशंस हैं ये किसी भी एटम के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए। जैसे मान लो कि हीलियम प्लस हो गया, या लिथियम 2 प्लस हो गया, या बेरिलियम 3 प्लस हो गया, मतलब उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता हो। ठीक है, प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही रहना चाहिए। द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद दीज काइंड्स ऑफ आयंस आल्सो नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आर गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो उनके लिए ये फार्मूला रहेगा। यही फार्मूला तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिसमें Z भी रहे और N भी रहे। ठीक, तो आपको यही वाला फार्मूला याद करना है, आपको यही वाला फार्मूला याद करना है। और रेडियस के लिए ये वाला, ये दो फार्मूले जो हैं, ये दो फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वैसे याद भी हो जाएगा, है ना, बार बार जब आप यूज़ करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये हुई बात। तो Z का मतलब तो पता ही है, एटॉमिक नंबर। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दीज ऑर्बिट। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर डिराइव किया ही था। ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हेयर, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus and decreases with increase of principal quantum number। क्या बात बोल दी गई यहाँ पे कि पहली बात तो जो वेलोसिटी हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन का वो एकदम प्रिसाइज नहीं होगा, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी बात यानी कि उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो ज़्यादा हो जाएगा अगर क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए। यानी कि हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम है जैसे, तो हीलियम के लिए पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर इंक्रीज करें, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स अगर हम इंक्रीज करें, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये दो बात यहाँ से हमने समझ ली। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने आपको रिडबर्ग फार्मूला जो बताया था, उस रिडबर्ग फार्मूले को हम एनर्जी वाले फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, line spectrum observed in case of hydrogen atom as mentioned in section this can be explained quantitatively using Bohr's model। यानी कि जो एक हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात की थी उसको हम बोर के मॉडल से भी उसको समझ सकते हैं, क्योंकि बोर का मॉडल बेस्ड ही उसी पे है। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2 रेडिएशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल। ठीक है, वेयर एज द रेडिएशन इज एमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है कि जब आप हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, जब लोअर एनर्जी लेवल पे आओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ये बात पता है। तो इसका मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस हुआ, जैसे मान लीजिए ये हम बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया, तो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, 2।
और इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी 1, ठीक है भाई। और 1 वाली जो एनर्जी की वैल्यू हो वो क्या है, ज़्यादा नेगेटिव में है, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ही आएगी लेकिन थोड़ा कम नेगेटिव रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन इस माइनस साइन से क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली प्लस वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में आएगा। तो जब केमिस्ट्री में एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी एब्जॉर्व किया गया। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्व किया गया। और केमिस्ट्री में जब भी ई का वैल्यू नेगेटिव में होता है तो इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज किया गया। तो हमने यहाँ पे देखा, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि मान लीजिए ये अपना न्यूक्लियस है और ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए, ऊपर से नीचे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल फर्स्ट वाला हो जाएगा और इनिशियल क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, माइनस में रहेगी और ज़्यादा रहेगी, और इनिशियल वाली जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, माइनस में ही रहेगी लेकिन थोड़ा कम रहेगी, ठीक। तो ओवरऑल ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू आएगी, लेकिन ये थोड़ा कम ही रहेगी, और माइनस वाली वैल्यू यहाँ ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा, ये क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, और यही तो होता है जब सेकंड से आप फर्स्ट में आते हो। तो देखिए, जो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब करने वाली बात है वो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। और इसी वाले इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है, इसी में अगर हम बाकी जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे इस तरह से रख दें और यहाँ पे ये रख दें, ठीक। अब इसके बाद आर एच जो है इसको बाहर निकाल लें, बाहर निकाल लिया, तो आर एच का जो वैल्यू है यहाँ पे हम रख सकते हैं। आर एच का हमने ऊपर देखा था, कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इतना आता है, ठीक। अच्छा भाई, अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम ये जो इक्वेशन है इस तरफ भी h डिवाइड कर दें और इस तरफ भी h से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो हमने h से डिवाइड कर दिया, ठीक। जब कर दिया तो डेल्टा ई बाई एच आ गया, और इस तरफ इसमें भी h आ गया, ये ठीक है। और डेल्टा ई बाई एच क्या होता है, ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक। तो ये देखिए, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं हम। अच्छा भाई, अब आर एच की जो वैल्यू है वो रखो और जो एच की वैल्यू है वो रखो, ठीक। दोनों को रख दिया तो कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है भाई। अब हम दोनों साइड फिर से वही काम करते हैं, म्यू इज इक्वल टू इतना था, दोनों साइड हम क्या करते हैं, सी से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी सी से डिवाइड, इधर भी सी से डिवाइड। तब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये आर एच बाई एच सी, एच तो पहले से ही था, आर एच बाई एच पहले से था, सी हमने और कर दिया, और इधर म्यू बाई सी, और म्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई म्यू इज इक्वल टू लैम्डा होता है। तो म्यू बाई सी क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा क्या होता है, म्यू बार होता है, वेव नंबर होता है, ठीक। अच्छा भाई, और इधर की जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन सब को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये कुछ देखा देखा आपको लग रहा है कि वही तो है जो हमने रिडवर्क फार्मूला जब बताया था, रिडवर्क फार्मूला बताया था, यही तो बताया था कि वेव नंबर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट था रिडवर्क कांस्टेंट, और उसके बाद ब्रैकेट में ये बातें हमने लिखी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, हमने इस फॉर्मूले को कहाँ से डिराइव कर लिया, हमने बोर के मॉडल से डिराइव कर लिया। तो शुरुआत से देखिए हमने क्या क्या किया। हमने पहले बताया कि देखिए, जो डेल्टा, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है भाई। ई फाइनल के लिए हमने एनर्जी का फार्मूला लिख दिया, वो क्या होता है, रिडवर्क कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये देखिए हमने एनर्जी का फार्मूला ऊपर बोला था आपको याद करने के लिए, ये वाला एनर्जी का फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू ये रिडवर्क कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। जेड भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो जेड को हम नहीं यूज़ करते। तो ई एन इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट आर एच
आर एच डिवाइडेड बाई क्या होता है एन स्क्वायर, ठीक है भाई। और वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, वही यहाँ पे लिख रखा है। ये वाली एनर्जी को हम इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं आर एच बाई एन स्क्वायर। इस वाली एनर्जी को भी इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है भाई, कर दिया हमने। आर एच को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिया हमने। बाहर निकालने के बाद दोनों साइड की इक्वेशन को एच से डिवाइड करना है, कर दिया हमने। करने के बाद जो डेल्टा ई बाई एच होता है ये किसके इक्वल होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है। चलो भाई फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम दोनों साइड की इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दें, कर दिया डिवाइड, तो म्यू इज इक्वल टू सी, ठीक, सॉरी म्यू डिवाइडेड बाई सी, और इधर भी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब म्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है म्यू बार, यानी वेव नंबर। और इधर वाली जो भी चीज़ें हैं इनको आप कैलकुलेट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब कि हम इसको वहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये बात वहाँ लिखी हुई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये एन एफ ज़्यादा होगा एन आई से, यानी कि जब एब्जॉर्ब किया जाएगा, जब, हाँ इस बात को भी समझ लीजिए ज़रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये एन एफ और एन आई कैसे, ये क्या मतलब इसका। देखिए एन एफ की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब हायर एनर्जी लेवल की बात चल रही है, और एन आई कम है तो ये एन आई एन एफ, ठीक है। तो भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से एब्जॉर्प्शन में यही तो होता है, आप लाइट को पास करते हो किसी मटेरियल से, मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस लाइट की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। और जब एमिशन स्पेक्ट्रम की बात आएगी तो वही जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला गया तो वो वापस नीचे आएगा। जब वापस नीचे आएगा तो इस बार किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या होगा, वो लोअर एनर्जी लेवल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन एफ क्या है, कम है, और ज़्यादा क्या है, एन इनिशियल, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो द एक्सप्रेशन 2.17 is similar to that used in Rydberg derived empirically using the experimental data available at that time। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने ये वाला जो ये वाला जो इक्वेशन है ये बिल्कुल किससे सिमिलर है, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था रिडबर्ग फॉर्मूले में, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इन एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा था, उसमें इस तरीके से लाइंस थी ऐसे। तो हर एक लाइन क्या बता रही है, ये बता रही है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो जितनी उसने रेडिएशन रिलीज़ की है वही रेडिएशन यहाँ पे लाइन की फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद और एक और ख़ास बात, मान लीजिए कि ये हमारे पास हाइड्रोजन हमने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन के हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और जब इसको हीट करेंगे तो मान लीजिए कि मैक्सिमम केसेस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से इस जो फिफ्थ एनर्जी लेवल पर गया हुआ था, है ना, वो वापस से वहाँ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और मैक्सिमम केसेस में यही हो रहा है कि कहीं पे ऐसा भी हो रहा होगा कि 4 से 1 में आ रहा है या 3 से 1 में आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम के साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इससे जो रेडिएशन निकल रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट आएगा, वो वाली लाइन क्या आ जाएगी, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट आ जाएगी। तो वही बात आगे इन्होंने बता रखी है, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हो, डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड दस लीडिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक।
जितना ज़्यादा हाइड्रोजन हम लेंगे स्पेक्ट्रल लाइन उतनी ज़्यादा मिलेंगी। द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। तो जो लाइन है वो कितनी ब्राइट है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस लाइन को जनरेट करने के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा फोटॉन्स या फ्रिक्वेंसी क्या होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज़ होगा। तो ये थी बात हाइड्रोजन के बोर के हाइड्रोजन मॉडल की। हमने यहाँ पे आज की क्लास में क्या क्या देखा। सबसे पहले बोर मॉडल के हमने 4 पोस्टुलेट्स देखे। 4 जो पोस्टुलेट्स देखे उसमें पहली बात थी ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट को बताया। फिर दूसरे में क्या बताया कि एनर्जी जो है चेंज नहीं होता है ऑर्बिट का जब तक कि उसको बाहर से एनर्जी दिया ना जाए या दिया ना जाए। फिर तीसरी बात क्या बताई, तीसरी बात बताई कि यार जो फ्रिक्वेंसी होता है उसको डेल्टा ई बाई एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या बताई कि यार जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। फिर इसके बाद क्या बताया, फिर इसके बाद हमने देखा कि रेडियस के लिए फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका हमने डेरिवेशन यहाँ पे किया। फिर इसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा और उसका भी डेरिवेशन हमने किया, ठीक। और इसके बाद फिर एनर्जी का ही वही फॉर्मूला यहाँ पे है। और फिर हमने ये भी देखा कि यार जो एनर्जी है वो उसको हम नेगेटिव साइन क्यों देते हैं, ठीक। और इसी तरीके से फिर लास्ट में हमने देखा कि हम रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला है वो भी डिराइव कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।